स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो इंडेक्स है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारा जो यूनिट नंबर 2 हमें दिया गया है उसमें 2 चैप्टर्स जो है वो दिए गए हैं। पहला है हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 का, एंड यहाँ पर है चैप्टर नंबर 4 जो है अकाउंटिंग फॉर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। ओके, तो इस वीडियो में आज हम यहाँ पर हमारा जो चैप्टर नंबर 3 जो हमें दिया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 द इफेक्ट ऑफ अ चेंजेस इन अ फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है उसके जो सम हमें दिए जाते हैं, हमें जो इसके सम एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सम का सॉल्यूशन करने के लिए ये जो चैप्टर है उसके रिगार्डिंग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आज हम यहाँ पर इस वीडियो में इसके रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे वो जनरल एंट्रीज हो गए हो या फिर हमें एक्सचेंज रेट जो है वो हम किसे कहते हैं, वो क्या होता है, वो सारी डिस्कशन आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एंड सारे जो पॉइंट है वो आपको मैं इजी तरीके से समझाऊंगी ताकि आपको जो सारे पॉइंट्स है उसका आप डीप में समझ सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमें यहाँ पर दिया गया है रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, तो यहाँ पर है इफ़ द फर्म मेड एनी ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस फर्म बिलोंग्स टू अदर कंपनी विच यूजेस डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी दैन प्रॉब्लम अराइज फॉर फॉरेन एक्सचेंज। For example, an Indian company has purchased goods from US based company, then payment must be made not in the form of rupees but in the form of US dollar। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है, जब भी कोई एक कंट्री होती है वो दूसरे कंट्री के साथ कोई भी बिजनेस करती है या फिर ट्रेड करती है तो उसका जो दोनों कंट्री का करेंसी होगा वो दोनों कंट्री के करेंसी डिफरेंट होंगे। तो इसीलिए हमें जो एक करेंसी है उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हमें एक्सचेंज करना पड़ता है, तो दूसरी जो कंट्री होती है उसके करेंसी में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें जो एग्जांपल दिया गया है वो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल हमें दिया गया है कि कोई एक इंडियन कंपनी है जिसने गुड्स परचेज किए हैं एंड जिसके पास से गुड परचेज किए वो यूएस बेस्ड कंपनी है। ओके, एक इंडियन कंपनी है एंड दूसरी जो है वो यूएस बेस्ड कंपनी है। तो यूएस की जो करेंसी है वो डॉलर में होगी एंड इंडियन करेंसी जो है वो रुपीस में होगी। तो अगर इंडियन कंपनी जो है वो अमेरिकन कंपनी के पास से कोई भी गुड जो है वो परचेस करती है तो उसका जो पेमेंट है वो हमें डॉलर में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारी इंडियन करेंसी रुपीस है वो अमेरिका में नहीं चलती है, वहाँ पर उनका डॉलर जो है वो चलता है। तो अगर हमारी कोई इंडियन कंपनी है जिसने अमेरिका की कंपनी से कोई भी गुड्स परचेस किए तो उसका पेमेंट हमें डॉलर्स में ही करना पड़ेगा एंड डॉलर्स में पेमेंट करने के लिए हमारी इंडियन करेंसी जो रुपीस है उनको हमें एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन हम यूएस की जो कंपनी है उसको हम पेमेंट कर सकेंगे। तो ये था सिंपल मीनिंग कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। ओके, अब हमारा जो टाइटल है, हमारा जो चैप्टर का टाइटल है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो क्या होता है। तो अगर आपने सुना होगा तो कई बार हम न्यूज़ में से देखते हैं कि $1 के अकॉर्डिंग हमारी रुपीस की जो प्राइस है वो बढ़ गई है या फिर डिक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि $1 के अकॉर्डिंग अबाउट 19 रुपीस होते हैं। तो $1 के सामने हमारे कितने रुपीस लगते हैं, तो 90 रुपीस लगते हैं। तो ये हमारा हुआ फॉरेन एक्सचेंज रेट। यहाँ पर है $1 के अकॉर्डिंग हमारे कितने रुपीस होते हैं उसको हम बोलते हैं रेट। तो ये जो रेट होता है वो कई बार फ्लक्चुएट होता रहता है, कई बार इंक्रीज हो जाता है, कई बार डिक्रीज हो जाता है। तो ये है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो $1 के अकॉर्डिंग कितने रुपीस होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आगे हम देखते हैं, तो आगे हमें यहाँ पर क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका जो ओरिजिन है ऑफ अ ट्रांसलेशन प्रॉब्लम वो यहाँ पर दिया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो भी हमें दिया गया है। एंड आगे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं ये हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो चैप्टर में हमें सम पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए ये जो टॉपिक है वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हमें क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें दिया है
कि हमें एक सम में क्या क्या दिया होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब में डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन दी होगी, डेट ऑफ अ क्लोजिंग अकाउंट दिया होगा, एंड लास्ट जो है वो डेट ऑफ सेटलमेंट भी दिया होगा। ओके, आगे है यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हमें समझाया है कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है एंड एप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है, वो भी हमें यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल दिया है, एन इंडियन कंपनी परचेज गुड ऑफ $1 1 lakh on 1st January 2012 from the American company. The Indian company prepares its account on 31st March 2012. The payment is made on 31st May 2012 in US dollar. द एक्सचेंज रेट ऑन दिस डेट्स आर एज अंडर। ओके, यहाँ पर जितने भी डेट्स हमें दिए गए हैं उन डेट के अकॉर्डिंग उसका जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होता है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो कॉलम्स जो है वो दिए गए हैं। पहला कॉलम जो है उसमें हमें दिया है डीवैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी एंड सेकंड जो है वह है एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी। ओके, तो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है कि यहाँ पर हमें दिया है कि $1 के अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ थे, तो 50 रुपीज़ थे। अब यहाँ पर जनवरी में 50 रुपीज़ थे। देन मार्च में क्या हुआ कि मार्च में $1 की प्राइस हो गई 50.25 रुपीज़। ओके, एंड आगे चलते हमें यहाँ पर 5th मंथ जो है उसमें हमें यहाँ पर $1 की कितने रुपीज़ हो गए, तो 50.40 हो गए। पहले $1 की प्राइस क्या थी, 50 रुपीज़, एंड अब यहाँ पर $1 की प्राइस इंक्रीज होकर यहाँ पर हो गई 50.40 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर लगातार हमारी जो रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ है, उनकी प्राइस यहाँ पर इंक्रीज होती जाती है। तो जब भी हमारे जो रुपीज़ है उनकी प्राइस इंक्रीज होती है तब इसका डीवैल्यूएशन होता है, क्योंकि जितनी भी प्राइस इंक्रीज होगी $1 के अकॉर्डिंग उतना ही हमारा जो रुपी है वो छोटा होता जाएगा, इसीलिए यहाँ पर उसका डीवैल्यूएशन होता है। एंड यहाँ पर क्या दिया है, एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ रुपी। तो 1 जनवरी को $1 के अकॉर्डिंग कितने रुपीज़ थे, तो 40 रुपीज़। मार्च में यहाँ पर कितने हो गए, तो 49.75 हो गए। एंड यहाँ पर जो मई है उसमें कितना हुआ, तो $1 के अकॉर्डिंग 49.60 रुपीज़ हो गए। यानी कि लगातार रुपीज़ की जब प्राइस जो है वो कम होती जाती है, इसका एप्रिसिएशन होता है। जब भी हमारी जो रुपीज़ की प्राइस है अकॉर्डिंग टू $1, जब भी प्राइस कम होती जाती है रुपीज़ की, तब हमारा जो रुपी है वो बड़ा होता जाता है, इसीलिए उसमें अप्रिसिएशन होता है। एंड यहाँ पर लगातार हमारे जो रुपीज़ की प्राइस है वो बढ़ती जाती है, इसीलिए हमारा जो रुपी है वो छोटा बनता जाता है, एंड इसीलिए इसका डीवैल्यूएशन हम कहते हैं, एंड इसको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी क्या होता है एंड एप्रिसिएशन ऑफ रुपी क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा हम उसमें लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी हेल्प हो सके, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी सम में, तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो अब यहाँ पर ये जो डीवैल्यूएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ रुपीज़ किसे कहते हैं, आई होप कि अब आप क्लियर होगा। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, तो आगे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया है जो अकाउंटिंग अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो ये दो अप्रोचेस जो है इस चैप्टर में वो हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट अप्रोच कौन सा है यहाँ पर, तो सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच है, एंड दूसरा जो है वो ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच। यानी कि ये दो मेथड से हम ये जो चैप्टर है उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये दो मेथड की जो जनरल एंट्रीज है वो हमें यहाँ पर रेडी करनी पड़ेगी, तो ही हम इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो राइट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच एंड सेकंड जो है वो ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच। ओके, तो अगर आप इसको डीप में समझने जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि जब भी कोई सम होता है जिसमें हमें बोला होता है कि ये सम जो है वो आपको सिंगल ट्रांजेक्शन अप्रोच से सॉल्व करना है, तो आपको यही मेथड यूज़ करना है। बट अगर आपको कौन सी मेथड जो है उनको यूज़ करके सॉल्यूशन करना है, अगर आपको नहीं बताया गया है सम में, तो आपको ड्यूअल ट्रांजेक्शन अप्रोच जो है वही यूज़ करना है। ओके,
तो इस चैप्टर के जितने भी सम है उसमें हमें लास्ट में ऐसा बताया जाएगा कि आप कोई भी सम जो है उसमें लास्ट में जनरल एंट्रीज आप लिखिए। तो जनरल एंट्रीज जो हमें लिखनी है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर है सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच। तो अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच को यूज़ करके आप सम का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको ये जनरल एंट्रीज जो है वो आनी चाहिए। ओके एंड अगर आपको ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो बाद में हमें यहाँ पर ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच की जनरल एंट्रीज जो है वो भी दी गई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है उसकी जनरल एंट्रीज क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है इन केस ऑफ अ परचेज ऑफ अ गुड्स, यानी कि जब भी कोई इंडियन कंपनी होती है वो परचेज करती है गुड्स को, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको हम इंपोर्ट करते हैं तब उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, ये हमें यहाँ पर दिया है। एंड यहाँ पर है इन केस ऑफ अ सेल ऑफ अ गुड्स, यानी कि कोई भी इंडियन कंपनी है जिसने गुड्स को सेल किया है टू द फॉरेन कंपनी, उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें भी हमें यहाँ पर दो टाइप्स दिए हैं, व्हेन देयर इज़ अ डीवैल्यूएशन इन अ करेंसी एक्सचेंज रेट। तो जैसे कि हमने आगे समझा है कि करेंसी में डीवैल्यूएशन क्या होता है, तो अगर हमारी जो करेंसी है उसमें डीवैल्यूएशन होता है तो हमें ये एंट्री लिखनी होगी। एंड अगर हमारी जो करेंसी है उसमें एप्रिसिएशन होगा तो ये जनरल एंट्रीज जो है वो हमें राइट डाउन करनी पड़ेगी। ओके, तो ये दोनों जो जनरल एंट्रीज होती है उसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, बाकी तो ये एंट्रीज जो है वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पर टोटल 4 एंट्रीज जो है वो हमें दिया गया है इन एवरी जनरल एंट्री। फर्स्ट क्या है, तो व्हेन एवर गुड्स आर परचेज, जो भी डेट के अकॉर्डिंग कोई भी डेट के अकॉर्डिंग हम देखें कि कौन सी डेट को हमने गुड्स परचेस किए हैं वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। एंड जब भी हमने गुड परचेस किए होंगे तब हमारे परचेस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सेकंड जो है व्हेन एवर डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट रिकॉर्डेड, कोई भी हमारा अगर हमें एक्सचेंज का डिफरेंस मिलता है तो हमें यह जनरल एंट्री राइट डाउन करनी पड़ेगी। एंड इसी तरह से बाकी की जो एंट्री है वो हमें यहाँ पर दिया गया है। तो ये दोनों जनरल एंट्रीज है वो सेम ही रहने वाली है, बट इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि ये डीवैल्यूएशन इन करेंसी के यहाँ पर जनरल एंट्रीज दी गई है एंड यहाँ पर एप्रिसिएशन इन करेंसी की जो जनरल एंट्रीज है वो हमें दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर सेल ऑफ गुड, अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट में हमें अगर डीवैल्यूएशन इन करेंसी हुआ तो ये हमारी जनरल एंट्री होने वाली है। एंड अगर हमें यहाँ पर एप्रिसिएशन इन करेंसी हुआ एक्सपोर्ट के टाइम तो यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज जो है वो हमें राइट डाउन करनी है। तो जितनी भी जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पर सीखी है अब तक वो थी सिंगल ट्रांजैक्शन अप्रोच की। ओके, अब सेकंड टाइप जो है वह है ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच। अगर हमें सब में कोई भी मेथड नहीं बताई है कि कौन सी मेथड हमें यूज़ करनी है तो हमें ड्यूअल ट्रांजैक्शन अप्रोच जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। एंड सेम तरीके से यहाँ पर भी दिया है कि इन केस ऑफ अ परचेस ऑफ अ गुड, कोई भी इंडियन कंपनी ने अगर इंपोर्ट किया है तो हमें ये जो जनरल एंट्रीज है वो राइट डाउन करनी पड़ेगी, जिसमें भी हमने दिया है डीवैल्यूएशन इन करेंसी एंड यहाँ पर दिया है अप्रिसिएशन इन करेंसी। एंड यहाँ पर दिया है इन केस ऑफ अ सेल ऑफ अ गुड्स, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया है एंड उसमें भी डीवैल्यूएशन होता है तो ये एंट्रीज हम लिखेंगे एंड अगर एप्रिसिएशन होता है तो ये एंट्रीज जो है वो हम राइट डाउन करेंगे। तो आई होप कि आपको ये जो जनरल एंट्रीज है जो हमें टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो किस तरीके से हमें यूज़ करनी होगी, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड जो लेटेस्ट पेपर का सम है जो हमें 2025 में पूछा गया था वो पेपर का सम भी हम सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि कौन सी जनरल एंट्री को हम कब एंड कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा। तो मेक श्योर कि अगर आपको वो लेटेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करेगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।